एक बार अभी डॉक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर साहब को आपकी प्रॉब्लम बोलना, हो सकता है डॉक्टर साहब अच्छा इलाज दे दे, है ना। आ गए डॉक्टर साहब, बोलो बोलो। अरे डॉक्टर साहब, पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा कब्ज बन रही है। हाँ सर, गैस भी बन रही है। ऐसा लगता है कि मेरे पेट में, मेरे इंटेस्टाइन में गैस ही गैस भर चुकी है सर। ना तो मेरा खाना पचता है, और ना मुझे नया खाना खाने की भूख लग रही है सर। ना मुझे भूख लग रही है, ना मेरा खाना पच पा रहा है। मुझे ऊपर से गैस की फीलिंग अलग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे स्टमक में, मेरे इंटेस्टाइन में गैस फिल हो चुकी है। और कभी कभी तो सर बहुत ज्यादा दर्द होता है। और जब भी मैं फ्रेश होने जाता हूँ ना, मुझे ही पता है मैं वॉशरूम से वापस कैसे बाहर आ पाता हूँ सर। क्या करूँ, बड़ी दिक्कत है। अब डॉक्टर साहब इलाज बताएंगे, तैयार हो जाओ। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपको कॉन्स्टिपेशन है। क्या आपने गर्म पानी ट्राई किया, नींबू पानी ट्राई किया, होम रेमेडी ट्राई करी? पेशेंट बोलता है, अरे सर मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। ये जितनी भी होम रेमेडी आप बता रहे हो, गर्म पानी, नींबू पानी, थोड़ी बहुत देर सही होता है, वापस कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत दिक्कत आ रही है। अब डॉक्टर साहब पूछेंगे, डॉक्टर साहब अब पूछ रहे हैं कि आप तला गला खाते हो, स्पाइसी खाते हो, टाइम पे खाना नहीं खाते हो, पानी कम पीते हो? हाँ सर, मैं तला गला भी खाता हूँ, स्पाइसी भी खाता हूँ, टाइम पे खाना भी नहीं खाता हूँ, और पानी भी कम पीता हूँ। अब डॉक्टर साहब गुस्सा करेंगे, तो ऐसी लाइफ स्टाइल रखोगे तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही ना। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब डॉक्टर साहब समझाएंगे कि कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है। वैसे तो मैं ही समझाने वाला हूँ, है ना। पर क्या है कि कहानी की फॉर्मेट में समझेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। ये आपका पेशेंट है, और इस पेशेंट को हो चुका है कॉन्स्टिपेशन। और वैसे तो हम कॉन्स्टिपेशन डिटेल में पढ़ चुके हैं और आपको आता भी होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपका स्टमक है, स्टमक के आगे क्या है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे आपकी फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है ना। तो आपका स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, और स्टमक के ऊपर आपका फूड पाइप है। दिस इज योर फूड पाइप। तो चलिए मैं इधर आके लिख देता हूँ, एक आपका फूड पाइप आ गया। फूड पाइप को आप क्या कहते हैं? इसोफेगस कहते हैं। तो दिस इज फूड पाइप, फूड पाइप को कहते हैं इसोफेगस। ये आपका हो गया स्टमक। स्टमक के बाद ये आपकी हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद ये हो गई आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। सब कुछ क्लियर है? अब मैं बताता हूँ खाना कैसे पचता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जैसे ही मैं खाना खाऊंगा, खाने के छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे मेरे बकल कैविटी में, मेरे दांतों के द्वारा। फिर मैं क्या करूंगा, उस खाने को निगलूंगा। जैसे ही मेरा खाना निकला, वो कहाँ गया? फूड पाइप के थ्रू होते हुए, आगे बढ़ते हुए स्टमक में चला गया। सर एक बात बताइए, फूड पाइप के थ्रू होते हुए ये खाना स्टमक में गया कैसे? क्योंकि फूड पाइप में होती है मूवमेंट, और ये मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होती है फूड पाइप में, इसोफेगस में, उससे ये फूड के पार्टिकल, ये जो भी फूड के पार्टिकल मैं बना रहा हूँ, ये आगे बढ़ गए और आ गए स्टमक में। और स्टमक में होता है बहुत सारा HCl। क्या होता है? बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से इस फूड में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं। फूड में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। उसके बाद अगर हमें एब्जॉर्प्शन करना है, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन, जो भी हमने खाया उसमें से हमें एब्जॉर्प्शन करना है, तो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बड़ा सा सरफेस एरिया होता है। और आपको पता है कि वहां पर बड़ा सरफेस एरिया क्यों होता है? क्योंकि वहां पर विलाई होती है। क्या होती है? विलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज होती है, और विलाइज होने की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से खाने का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है, बचता है, वो वेस्ट मटेरियल आगे बढ़ता है, और ये वेस्ट मटेरियल जो है फाइनली आपके एनएस के थ्रू रिमूव हो जाता है। इस तरह से पूरा डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कई पार्ट होते हैं, ड्यूडनम, जेजनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कई पार्ट होते हैं, है ना। फिर लास्ट में रेक्टम होता है, जहां पर आपका अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, उसके बाद वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। ये पूरा डाइजेशन का मैकेनिज्म है। पर अगर यहाँ पर कोई पेशेंट आया है तो उसको हो रखा है कॉन्स्टिपेशन। अगर इसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब पता है क्या हो रहा है? ये जो फूड पार्टिकल आगे बढ़ रहे हैं ना, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में ये फूड पार्टिकल आगे ही नहीं बढ़ पाते, ये एक जगह पर स्टोर होके रह जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फूड पार्टिकल रह गए, अब ये फूड पार्टिकल आगे नहीं बढ़ पा रहे। और अगर ये फूड पार्टिकल आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो क्या ये रिमूव आउट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर वेस्ट मटेरियल या फिर फीकल मैटर या फिर स्टूल बॉडी से रिमूव नहीं हो पाता, सही से बॉडी से रिमूव नहीं हो पाता। तो जब भी आप वॉशरूम यूज करते हैं, जब भी आप फ्रेश होने जाते हैं, आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि ये फीकल मैटर आपकी बॉडी से रिमूव हो सके। और इस कंडीशन में आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन बड़ी ही खतरनाक प्रॉब्लम होती है अगर ये सीवियर हो जाती है तो।
क्लियर हुआ? अब कॉन्स्टिपेशन होने से पता है क्या होता है? कई बार कॉन्स्टिपेशन होने से एसिडिटी हो जाती है, मतलब कि एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, ऊपर से गैस बनने लग जाती है। आपको पता है ना, एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये सब एक साथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं रात को खाना खा रहा हूँ, रात को मैंने ओवर ईटिंग कर ली, बहुत अच्छा खाना बना था, माँ के हाथ का खाना था, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली। ओवर ईटिंग करने के बाद मैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज करे बिना, मैं कोई वॉकिंग वगैरह करे बिना सीधा सो गया, तो रात को 2-3 बजे मुझे एकदम एसिडिटी होने लग जाती है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे एसिडिटी होने लग गई, मेरा जो स्टमक का एसिड था वो ऊपर आने लग गया, फूड पाइप को जलाने लग गया। यहाँ पर जो एसिड बनता है ना, ये ऊपर की तरफ आने लग जाता है, ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। इसे कहते हैं एसिड का रिफ्लक्स होना। तो ये एसिड के रिफ्लक्स होने की वजह से मुझे हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम आ जाती थी उस टाइम। फिर मुझे पता लगा कि एक तो ये होता है ओवर ईटिंग की वजह से, एक ये होता है स्पाइसी फूड खाने की वजह से, ऑयली फूड खाने की वजह से, और बे टाइम खाने की वजह से। मतलब कि शाम को 7-8 बजे खाना खा लो, 9 बजे तक खाना खा लो, पर मैं 2 बजे खा रहा हूँ, 1 बजे खा रहा हूँ, 1 बजे खा के सो रहा हूँ, तो फिर तो ऐसा होगा ही सही ना। तो बे टाइम खाना खाने की वजह से, ओवर ईटिंग करने की वजह से, स्पाइसी फूड खाने की वजह से, ऑयली फूड खाने की वजह से मुझे एसिडिटी हो सकती है। यहाँ तक कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी मुझे एसिडिटी हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, और मेरे स्टमक में गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, मेरे इंटेस्टाइन में गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसे कहते हैं ब्लोटिंग हो रही है। क्लियर? वैसे तो कॉन्स्टिपेशन हमने डिटेल में पढ़ा है। सर पहले का टाइम कितना अच्छा था ना, मतलब जब हम छोटे थे तो हम देखते थे डोरेमोन। हो डोरेमोन बनाते बनाते इतना हिल जाता है। दिख रहा है हल्का हल्का डोरेमोन का शेप आ रहा है। एक तो ये बनाने नहीं देगा मेरे को, है ना। ये देखो अभी डोरेमोन का शेप दिखेगा, दिख गया ना, ये डोरेमोन है। और पहले के टाइम पे जब डोरेमोन होता था तब वो नोबिता को कोई ना कोई गैजेट दे देता था, तो वो सही हो जाता था नोबिता। पर सर अब तो हमारे पास कहाँ डोरेमोन है। अरे मैं हूं ना, तो सर आप कौन सा गैजेट दे दोगे, मैं भी दे दूंगा। पता है एक बार क्या हुआ था, डोरेमोन को भी सेम प्रॉब्लम हो गई थी, कॉन्स्टिपेशन हो गया था। लगता है सर पागल हो गए, डोरेमोन में चले गए। अरे नहीं नहीं, सही बता रहा हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ। डोरेमोन को एक बार कॉन्स्टिपेशन हो गया था, देखो बेचारा परेशान है। मी विथ एआई, है ना। देखो डोरेमोन परेशान है क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसके इंटेस्टाइन भी परेशान है, उसका स्टमक भी परेशान है, सब कुछ परेशान है। ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरह से परेशान है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है ना बीच में, ये पूरी तरह से परेशान है। यहाँ से फूड पार्टिकल आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, यहाँ पर ब्लोटिंग हो गई, गैस फॉर्मेशन हो गया, डोरेमोन बहुत परेशान हो रहा है। आप देखो कितना दर्द हो रहा है बेचारे को, ब्लोटिंग हो गई, गैस का फॉर्मेशन हो गया। डोरेमोन को नोजिया जैसे होने लग जाता है कि भाई मेरे को उल्टी जैसा हो रहा है, नोजिया जैसा हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर ब्लोटिंग हो चुकी है, गैस फॉर्मेशन हो चुकी है। और डोरेमोन को भी हर्ट बर्न जैसे सिम्टम आते थे, मतलब कि एसिड रिफ्लक्स की वजह से ऐसा होता है। जो एसिड आपके स्टमक में बनता है वही एसिड आपके रिफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हर्ट बर्न के सिम्टम आते हैं, छाती में जलन महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट। हर्ट बर्न का मतलब बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट। तो डोरेमोन को हो रहा है गैस का फॉर्मेशन, ब्लोटिंग हो रही है, इंटेस्टाइन और स्टमक में गैस बन गई है, नोजिया हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है। तो डोरेमोन ने पता है क्या करा, थोड़ी देर तो दर्द सहा कि अब क्या करूं, डोरामी को बुलाऊं, क्या करूं। फिर डोरेमोन ने निकाला एक गैजेट, उस गैजेट का नाम था प्रोकाइनेटिक। क्या नाम था? प्रोकाइनेटिक। और फिर इसने बोला कि ये जो गैजेट होता है प्रोकाइनेटिक, ये आपकी गैस को भी सही कर देगा, है ना, नोजिया के सिम्टम को भी खत्म कर देगा, हार्ट बर्न को भी खत्म कर देगा, कॉन्स्टिपेशन को भी सही कर देगा, ये प्रोकाइनेटिक बहुत ही असरदार है। तो नोबिता आता है, क्या बात कर रहा है डोरेमोन, ये प्रोकाइनेटिक इतना असरदार है, ये काम कैसे करता है? तो डोरेमोन बताएगा कि ये काम ऐसे करता है कि ये जो मेरे हाथ में प्रोकाइनेटिक गैजेट है ना, ये गैजेट एसीएच को बढ़ा देगा, मतलब एसिटाइल कोलिन के रिलीज को बढ़ा देगा। यही गैजेट सेरोटोनिन को भी बढ़ा देगा। अब नोबिता बोलेगा, मान लिया डोरेमोन कि ये आपके हाथ में जो गैजेट है ये एसिटाइल कोलिन को बढ़ा देगा, ये सेरोटोनिन जिसका नाम है 5-HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, इसको भी बढ़ा देगा, पर इनके बढ़ने से होगा क्या? तो डोरेमोन नोबिता को अच्छे से समझाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि नोबिता को कितना ही आता है। देखो ये स्टमक है, ये स्टमक के बाद इंटेस्टाइन है। मैंने आपको क्या बोला कि स्टमक में, फूड पाइप में, सब में मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से फूड जो है आगे बढ़ता है, फूड जो है आगे बढ़ता है। तो मतलब यहाँ पर कोई ना कोई मसल होगी, तो यहाँ पर होती है स्मूथ मसल। स्टमक में देखूं, इंटेस्टाइन में देखूं, तो सब जगह क्या देखने को मिलेगी? स्मूथ मसल देखने को मिलेगी। अब मसल है तो क्या करेगी? कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, और इसी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ये फूड के पार्टिकल आगे बढ़ते होते हैं।
ठीक है, मसल है तो क्या करेगी, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। सर एक बात बताइए, हमें ये तो क्लियर हो गया कि मसल है तो कॉन्ट्रेक्शन करेगी रिलैक्सेशन करेगी, पर मसल को कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करवाएगा कौन? तो यहाँ पर ये जो आपका स्टमक है, ये जो आपका इंटेस्टाइन है, यहाँ पर जो भी स्मूथ मसल मिलती है उसके कॉन्ट्रेक्शन में रेस्पॉन्सिबल होता है एसिटाइल कोलिन। क्या रेस्पॉन्सिबल होता है? एसिटाइल कोलिन। और जब भी ये कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है तो इसकी वजह से जो फूड पार्टिकल अटके हुए हैं वो भी आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो भी आगे बढ़ते चले जाते हैं, और इस तरह से कॉन्स्टिपेशन सही होता है। तो डोरेमोन बोलता है कि देख भाई, ये तो क्लियर हो गया ना कि एसिटाइल कोलिन जो है क्या करवाता है, कॉन्ट्रेक्शन करवाता है आपके स्मूथ मसल में। तो इसीलिए मैंने निकाला है प्रोकाइनेटिक। क्या निकाला है? प्रोकाइनेटिक। ये प्रोकाइनेटिक क्या करेगा पता है? ये प्रोकाइनेटिक एसिटाइल कोलिन को रिलीज करवाएगा, और जैसे एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, जैसे ज्यादा एसिटाइल कोलिन बनने लग जाएगा, ये एसिटाइल कोलिन स्टमक को और इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जल्दी जल्दी करवाएगा, और इस वजह से जो भी ये फूड पार्टिकल अटके थे ये आगे बढ़ के निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से एसिटाइल कोलिन काम करता है। ठीक है सर, हमें ये समझ में आ गया कि डोरेमोन को भी सेम प्रॉब्लम थी, डोरेमोन को कॉन्स्टिपेशन था, डोरेमोन को हार्ट बर्न मतलब कि चेस्ट में पेन था क्योंकि एसिड रिफ्लक्स हो रहा था, डोरेमोन को गैस वगैरह बन रही थी। तो डोरेमोन ने एक गैजेट निकाला जिसका नाम है प्रोकाइनेटिक। ये प्रोकाइनेटिक क्या करता है? ये जो प्रोकाइनेटिक होता है ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज को बढ़ा देता है। फिर हमें नोबिता को समझाना था कि देख भाई, एसिटाइल कोलिन का रिलीज जब बढ़ता है ना, तो जितना ज्यादा एसिटाइल कोलिन उतना ही ज्यादा एसिटाइल कोलिन इस स्टमक को और इस इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करेगा ताकि फूड पार्टिकल आगे निकल जाए और हमारा कॉन्स्टिपेशन, हमारा एसिड रिफ्लक्स, हमारा गैस वगैरह सही हो जाए। चलिए सर ठीक है, पर ये प्रोकाइनेटिक जो आप बता रहे हैं इसका कोई एग्जांपल तो होगा ना? डोमपेरिडोन सुना है? हाँ सर, सुना सुना लग रहा है डोमपेरिडोन। तो डोमपेरिडोन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोकाइनेटिक जो कि कॉन्स्टिपेशन को सही करता है। ठीक है, तो जैसा कि आप कहानी में देख पा रहे हैं, अभी तक की कहानी में क्या हुआ, डोरेमोन को प्रॉब्लम आ रही थी, डोरेमोन ने गैजेट निकाला। अब जैसे ही डोरेमोन ने गैजेट निकाला, पता है क्या हुआ? जो खाना पेट में पड़ा हुआ था ना, आप देखो, डिलेड स्टमक एम्प्टी, मतलब कि क्या हो रहा था, पेट धीरे धीरे खाली हो रहा था। तो इस कंडीशन को कहते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस। तो इस कंडीशन को सही करने के लिए प्रोकाइनेटिक निकाला डोरेमोन ने। फिर एसिड रिफ्लक्स हो रहा था, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा था, कब्ज बन रही थी, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। तो इन सभी कंडीशंस को सही करने के लिए डोरेमोन ने गैजेट निकाला प्रोकाइनेटिक। फिर उसने नोबिता को समझाया कि देख बेटा, ये जो प्रोकाइनेटिक होता है ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेगा, सेरोटोनिन को रिलीज करेगा, और जैसे ये रिलीज होंगे ये आपके स्मूथ मसल को, जो भी आपकी जीआईटी में स्मूथ मसल है, जैसे कि स्टमक की स्मूथ मसल, इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, और जैसे इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा जो फूड पार्टिकल अटका हुआ था ना वो निकल जाएगा। नोबिता कहता है चलो ठीक है डोरेमोन, मेरे को ये समझ में आ गया कि प्रोकाइनेटिक का बहुत अच्छा रोल होता है, पर किस तरह से आप काम करोगे वो बताओ। देखो, तो सबसे पहले आपको काम दे रखा है डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिज्म। अब देखो ध्यान से सुनना, नाम से क्या पता लग रहा? नाम से पता लग रहा है डोपामिन का D2 रिसेप्टर है, उसका एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो कि रिसेप्टर पे अगर एक बार जुड़ गया ना तो रिसेप्टर को कर देगा ब्लॉक। क्या कर देगा? रिसेप्टर को कर देगा ब्लॉक। तो यहां पर डोपामिन के D2 रिसेप्टर से हमें जुड़वाना है एंटागोनिज्म, तब जाके आपका कॉन्स्टिपेशन सही होगा। अब देखो, कहानी को ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना, मजा आएगा आपको, है ना? देखो यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था, ध्यान से सुनना। आपके पास है एसिटाइल कोलिन, और आपको पता है कि ये जो एसिटाइल कोलिन है, प्यारा सा नन्ना सा एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन आपके इंटेस्टाइन का, आपके स्टमक का, जो भी स्मूथ मसल है, आपके स्मूथ मसल है स्टमक में, आपका स्मूथ मसल है इंटेस्टाइन में, तो जो भी यहाँ पर स्मूथ मसल होता है ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है, उस स्मूथ मसल में कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। क्या करवाता है? कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। और जैसे कॉन्ट्रेक्शन होता है यहाँ के जो फूड पार्टिकल है वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। बढ़िया काम हो रहा है सर, अभी तक तो बढ़िया काम हो रहा है। एसिटाइल कोलिन आ रहा है, एसिटाइल कोलिन जो है कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा है। किसमें कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा है? स्मूथ मसल में कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा है। कहाँ की स्मूथ मसल में? जो स्टमक में स्मूथ मसल है, जो इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल है। एसिटाइल कोलिन जैसे ही आता है उनमें कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल आगे बढ़ जाते हैं, तो अच्छी बात है। पर ऐसी कोई कहानी है क्या जिसमें विलन ना हो? अब होगी विलन की एंट्री। अभी तक तो हीरो अपना काम कर रहा था, अब होगी विलन की एंट्री। और ये विलन पता है क्या करेगा? ये विलन है डोपामिन। देखो, विलन विलन कौन है? विलन है डोपामिन। डोपामिन जैसे ही आता है ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज को बंद कर देता है, और अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज ही नहीं होगा तो स्टमक और इंटेस्टाइन को सिग्नल कौन देगा कॉन्ट्रेक्शन का? कोई नहीं देगा। तो वहां पर कॉन्ट्रेक्शन धीरे होगा या होगा ही नहीं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा। सर ये तो दिक्कत है, इस डोपामिन को तो रोको।
अब डोपामिन को रोकना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा डोपामिन आ कहाँ से रहा है। तो हमें ये पता लगा कि जब कोई सब्सटेंस, जब कोई एगोनिस्ट डोपामिन के रिसेप्टर से जुड़ रहा है, डोपामिन की D2 रिसेप्टर से जब कोई सब्सटेंस, जब कोई एगोनिस्ट आके जुड़ रहा है तो डोपामिन निकल रहा है। तो हमें पता लग गया कि ये D2 रिसेप्टर को बंद करना पड़ेगा। जैसे ही D2 रिसेप्टर बंद हो गया, D2 रिसेप्टर बंद, तो फिर डोपामिन रिलीज ही नहीं होगा, और डोपामिन रिलीज ही नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन को कोई रोकेगा ही नहीं। तो हमने क्या करा, हमने करा इस D2 रिसेप्टर को ब्लॉक। ये जो डोपामिन का D2 रिसेप्टर है, इस पे एंटागोनिज्म जोड़ दिया, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। जैसे ही डोपामिन का D2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, ना रिलीज होगा डोपामिन, और जैसे ही डोपामिन रिलीज होना बंद हो गया, वैसे ही एसिटाइलकोलिन वापस अपना काम करना शुरू हो गया, क्योंकि अब इसको रोकने के लिए कोई भी नहीं है, ये अपना काम करेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपने डोपामिन को निकालने से रोका। कैसे रोका? आपने प्रोकाइनेटिक जोड़ दिया डोपामिन के रिसेप्टर पे। ये डोपामिन का रिसेप्टर था, कौन सा रिसेप्टर? डोपामिन का D2 रिसेप्टर, जिसको आपने ब्लॉक कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्रोकाइनेटिक। एग्जाम्पल हो गया डोम्पेरिडोन। और भी कई तरीके हैं। आप क्या करोगे, 5-HT4 रिसेप्टर को एक्टिवेट करोगे, मतलब कि हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, इसको कहते हैं सेरोटोनिन। आपको डोरेमोन ने बोला था ना, देखो यहाँ पे बोला था कि एसिटाइलकोलिन के साथ सेरोटोनिन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बोला था ना। तो यहाँ पर अब सेरोटोनिन को निकालने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सेरोटोनिन के रिसेप्टर से हमारा प्रोकाइनेटिक जुड़वा देंगे। सर एग्जांपल हो जाए इसी बात पे कि कौन सा प्रोकाइनेटिक सेरोटोनिन के रिसेप्टर से जुड़ेगा, तो वो हो गया आपका सिस्प्राइड। तो ये सिस्प्राइड जो आपको दिख रहा है ना, ये सिस्प्राइड सेरोटोनिन के रिसेप्टर से जुड़ेगा, जिसको कहते हैं 5-HT4 रिसेप्टर। क्या कहते हैं? 5-HT4 रिसेप्टर। तो 5-HT4 का मतलब होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। फोर्थ नंबर का रिसेप्टर जो होता है सेरोटोनिन का, जो फोर्थ नंबर का रिसेप्टर होता है, उससे आके आपका जुड़ रहा है प्रोकाइनेटिक, जैसे कि आपका सिस्प्राइड। और जैसे ये जुड़ेगा, यहाँ से भी एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाएगा, और एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया तो आगे की कहानी आपको पता है कि स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ऐसे स्मूथ मसल जो कि इंटेस्टाइन में है, आपके स्टमक में है, और फिर कॉन्स्टिपेशन को सही करेगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिज्म। सर ये मोटिलिन रिसेप्टर पहली बार सुना है, देखो ध्यान से सुनना। मोटिलिन रिसेप्टर होता है, ये है आपका मोटिलिन रिसेप्टर। इस रिसेप्टर से हम जोड़ेंगे हमारे प्रोकाइनेटिक को, ठीक है। जैसे कि आपका इरिथ्रोमाइसिन। सर इरिथ्रोमाइसिन तो एंटीबायोटिक है, फिर इरिथ्रोमाइसिन कॉन्स्टिपेशन को भी सही कर सकता है, ऐसे कैसे? अरे पूरी बात तो सुन लो। इरिथ्रोमाइसिन का लो डोज, जब भी आप इरिथ्रोमाइसिन का कम डोज देते हो तो वो किसकी तरह काम करता है? कॉन्स्टिपेशन को सही करने में काम करता है। तो जब भी मैंने इरिथ्रोमाइसिन का ज्यादा डोज दिया तो एंटीबायोटिक की तरह, कम डोज दिया तो कॉन्स्टिपेशन को सही करने की तरह काम करता है। तो ये इरिथ्रोमाइसिन जब कम डोज में दिया जाता है तो ये इरिथ्रोमाइसिन जुड़ जाता है मोटिलिन रिसेप्टर से। किसके साथ जुड़ जाता है? मोटिलिन रिसेप्टर से। इरिथ्रोमाइसिन आ रहा है, कम डोज में आ रहा है, किससे जुड़ेगा? मोटिलिन रिसेप्टर से जुड़ेगा। और जैसे ये इरिथ्रोमाइसिन मोटिलिन रिसेप्टर से जुड़ता है, यहां पर आपको कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है, आपके जो स्मूथ मसल है उनमें कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है। स्टमक की स्मूथ मसल है, इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल है, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है। यहाँ पर कोई एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन की बात मैंने करी है। क्लियर? तो इस तरह से आप कॉन्स्टिपेशन को सही कर सकते हैं, इस तरह से प्रोकाइनेटिक्स काम करते हैं। पूरी कहानी क्लियर हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आपको सिलेबस में दे रखा है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इनके साइड इफेक्ट। ये जो मैंने प्रोकाइनेटिक्स अभी बताए कि डोम्पेरिडोन दे दो, है ना, ये इरिथ्रोमाइसिन को कम डोज में दे दो तो मोटिलिन रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा। ये जो भी मैंने आपको ड्रग्स बताई है ना, इन ड्रग्स का साइड इफेक्ट भी होता है। जैसे कि मान लीजिए डोम्पेरिडोन की बात करें, तो ये डोम्पेरिडोन जो है ब्रेन को तो सही से क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रेन में तो कई तरह की लेयर होती है, ब्रेन में तो ब्लड ब्रेन बैरियर भी होता है। तो ब्रेन को क्रॉस करना हर किसी ड्रग के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के बाहर कवरिंग होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। तो कोई भी ड्रग आई तो वो ब्रेन तक नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये जो डोम्पेरिडोन है, ये भी बहुत ही कम अमाउंट में ब्रेन तक पहुंच पाती है, इसलिए ब्रेन को तो कम ही नुकसान पहुंचाती है, पर ये हार्ट को जरूर नुकसान पहुंचा सकती है। हार्ट में कर सकती है, वी कैन से हार्ट की जो बीट होती है उसको इरेगुलर कर सकती है। क्या कर सकती है? हार्ट की बीट को इरेगुलर कर सकती है। टेकिकार्डिया कर सकती है, ब्रेडिकार्डिया कर सकती है, ठीक है, जैसे कहते हैं कार्डियक अरिथमिया।
मतलब कि हार्ट की बीट इरेगुलर होना, जो आपने देखा था ना वो पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस टी वेव, है ना। तो क्यू टी वेव जो होती है उसका प्रोलोंगेशन हो जाता है। तो ये जो आपका डोम्पेरिडोन है, इस डोम्पेरिडोन का एक साइड इफेक्ट है कि जो क्यूटी होती है, क्यूटी जो वेव होती है, क्यूटी कोई क्यूटी नहीं है, क्यूटी वेव है, तो इसका प्रोलोंगेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। और भी कई तरह के साइड इफेक्ट है, जैसे कि माउथ ड्राई हो जाना, हेडेक होना, बहुत ज्यादा सर दुखना, है ना, माउथ ड्राई हो जाना, ये सब क्या है, इसके साइड इफेक्ट है डोम्पेरिडोन के। उसके बाद इरिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, क्लियर। और अगर इरिथ्रोमाइसिन को लो डोज में देते हैं तभी वो प्रोकाइनेटिक की तरह काम करती है, अगर इरिथ्रोमाइसिन का डोज बढ़ा दो तो वो एंटीबैक्टीरियल होती है, बहुत अच्छी, क्लियर। चलिए अब देखते हैं इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम इज ए क्रोनिक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। क्या है ये? क्रोनिक है, फंक्शनल है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। जहां पर आपको कैसे पता लगता है? जब आपका एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है सर, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और बोवेल हैबिट जो है अल्टर हो जाती है। मतलब कभी तो डायरिया हो रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को दोनों चीजें हो रही है, कॉन्स्टिपेशन के साथ डायरिया हो रहा है, मतलब कि सही से पच नहीं पा रहा और जब पच रहा है तो फिर एक साथ ही जा रहा है ना। तो कई तरह से आपको इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम होता है। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम इज ए क्रोनिक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय एब्डोमिनल पेन। कैसे कैरेक्टराइज होता है, कैसे पता लगता है? जब एब्डोमिनल में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बोवेल हैबिट जो है अल्टर, मतलब कि चेंज हो जाती है, जैसे कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी दोनों ही कंडीशन देखने को मिल जाती है, तो इस कंडीशन को कहेंगे इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम विदाउट एनी स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज, बिना किसी इंटेस्टाइन में चेंज हुए। ऐसा नहीं है कि इंटेस्टाइन का पार्ट चेंज हो गया, वहां पे कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी सिम्टम्स आ रहे हैं, वो है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। कई तरह से होता है, जैसे आईबीएस इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, सी वाला होता है, डी वाला होता है, एम वाला होता है, यू वाला होता है, कई तरह से होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं आईबीएस सी जो है वहां पर कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिल रहा है, आईबीएस डी वाला जो होता है वहां पर डायरिया देखने को मिलता है, सी से कॉन्स्टिपेशन, डी से डायरिया, एम से क्या होता है? एम से होता है मिक्स्ड, और यू से अनक्लासिफाइड, हमें भी नहीं पता लग रहा। ठीक है, तो कई तरह के इसके सब टाइप्स होते हैं इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के। आईबीएस सी, आईबीएस डी, सी का मतलब कॉन्स्टिपेशन, डी का मतलब डायरिया, एम का मतलब मिक्स्ड और यू का मतलब अनक्लासिफाइड, ये सारे इसके टाइप्स होते हैं। और कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, आप देखो इंटेस्टाइन प्रॉपर है, बिल्कुल कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है इसके कॉज क्या है, कारण क्या क्या हो सकते हैं। जब कोई एबनॉर्मलिटीज हो ही नहीं रही है, फिर कारण क्या है इसके? तो सबसे पहला कारण है गट मोटिलिटी में एबनॉर्मलिटी होना, इंक्रीज और डिक्रीज मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। देखो इंटेस्टाइन में तो कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, इन्फ्लामेशन नहीं हुआ, पर इंटेस्टाइन के मूवमेंट में दिक्कत हो रही है। इंटेस्टाइन या तो तेज तेज मूव कर रहा है, या इंटेस्टाइन धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रही है आपके इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल में, या तो ये बहुत ज्यादा हो चुकी है या ये बहुत कम हो चुकी है। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो डायरिया, बहुत कम हो जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर हो गया विसरल हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब कि पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, गट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, स्टूल को पास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो हो गया विसरल हाइपर सेंसिटिविटी। फिर हो गया ब्रेन गट एक्सिस डिसफंक्शन, ब्रेन से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनमें मिसकम्युनिकेशन हो गया। देखो मिसकम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड जीआईटी, ब्रेन के कुछ और रहा है, जीआईटी कुछ और कर रहा है, ब्रेन कुछ और सिग्नल भेज रहा है, जीआईटी कुछ और कर रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो गया, तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। होता है ना, शूट करना है, नहीं करना है, आपको लगा करना है, आपने कर दिया, जबकि करना ही था, जिंदा पकड़ के लाना था। तो वैसे कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, जिसकी वजह से ये या तो कॉन्स्टिपेशन हो गया या डायरिया हो गया। तो अभी तक आपने देखा कि गट मोटिलिटी में चेंज आना, या तो बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है इंटेस्टाइन की, अगर बहुत ज्यादा होगी तो डायरिया होगा, कम होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा। फिर है विसरल हाइपरसेंसिटिविटी, गैस बनना, स्टूल में प्रॉब्लम आना, पास आउट करने में ज्यादा दर्द होना। फिर है ब्रेन गट एक्सिस डिसफंक्शन, आपके ब्रेन में और आपके जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें मिसकम्युनिकेशन होना। उसके बाद है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो इस कंडीशन में आपको और ज़्यादा इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम खराब होने के चांसेस है। फिर नेक्स्ट है आपका डाइटरी ट्रिगर्स, मतलब कि अगर आपको इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है और फिर भी अगर आप नहीं मान रहे हैं, आप कैफीन ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, स्पाइसी फूड ले रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा पता है? इसकी वजह से आपकी सिम्टम्स और खराब हो जाएंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो और गंदा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, अगर आपको डायरिया है तो और ज्यादा गंदा डायरिया हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप अपने मुंह पर, मतलब खाने पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो। फिर एक गट माइक्रो इम्बेलेंस, मतलब ये जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं गट में, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं उसका इम्बेलेंस हो जाना।
आपके स्टमक में उसके बाद जो इंटेस्टाइन शुरू होती है वहां पर कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, और प्रोबायोटिक्स आप पीते हो ना, वो गुड बैक्टीरिया ही होते हैं, है ना। तो जब आप गुड बैक्टीरिया पीते हो, प्रोबायोटिक पीते हो, तो आपकी गट की हेल्थ मेंटेन रहती है, क्योंकि गट में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर उनमें कोई इम्बेलेंस हो गया तो उसकी वजह से भी आपको इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम हो सकता है। तो ये कारण है, रिस्क फैक्टर है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के। क्लियर? होता क्या है कि हाँ भैया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, कभी मिक्स्ड हो रहा है, कभी अनक्लासिफाइड है, अलग अलग तरीके से होता है। फिर उसके बाद टेस्ट कौन कौन से आप करा सकते हैं? ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं, सीआरपी करा सकते हैं। फिर स्टूल की स्टडी, जो भी स्टूल पास आउट हो रहा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी आपका फीकल मैटर है, उसकी स्टडी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी मतलब कोलोन को अच्छे से देखोगे, कोलोनोस्कोपी करोगे, ठीक है। फिर रेड फ्लैग सिम्टम क्या है? देखो, जैसे रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है। अगर ये सिम्टम आपको आ रहे हैं ना, रेक्टल में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है ना, वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, फीवर आ रहा है आपको, एनीमिया हो रहा है आपको, तो ये सब कंडीशंस कब देखने को मिलती है? जब आपकी ये जो इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है ना, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो जाती है, तब आपको रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, वेट लॉस देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, एनीमिया देखने को मिलता है। और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है कोलोन कैंसर की, तो भी दिक्कत वाली बात है। तो ये सारे रेड फ्लैग सिम्टम है आपके लिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत ही आपकी हालत खराब होने वाली है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर आपको लिखा है सब टाइप्स ऑफ आईबीएस, तो हम पहले ही देख चुके हैं, आईबीएस डी, आईबीएस सी, आईबीएस एम और आईबीएस यू। आईबीएस डी का मतलब क्या हो गया? डी का मतलब डायरिया हो गया, सी का मतलब कॉन्स्टिपेशन हो गया, एम का मतलब मिक्स्ड हो गया, और यू का मतलब अनक्लासिफाइड हो गया। ये सारे सब टाइप्स हम पहले भी देख चुके हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद आगे चलते ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो, आप सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, आपकी डाइट चेंज करो, हाई फाइबर डाइट लो, है ना। और ये ट्रिगर्ड फूड, ये जो स्पाइसी फूड है, ये जो ऑयली फूड है, ये सब अवॉइड कर दो। ये स्पाइसी फूड, ये कॉफी, ये कैफीन, ये जितने भी ट्रिगर्ड फूड्स है ना, इन सबको अवॉइड करो। जूस पियो, हाइड्रेट रखो बॉडी को। जितना ज्यादा आप जूस पियोगे, जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखोगे, जितना ज्यादा आप फाइबर डाइट लोगे, उतनी जल्दी और उतनी ही अच्छे से आप सही होगे। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रोबायोटिक। मैंने बोला ना कि गट के अच्छे बैक्टीरिया को लो। याकूल्ट आता है इतना सा, है ना, प्रोबायोटिक्स होते हैं, उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, उसको खोलो और पी जाओ। जब उसको पी जाओगे आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है। फिर नेक्स्ट होते हैं मेडिकेशन। अब मेडिकेशन कौन कौन से दे सकते हैं? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब जो सिम्टम है उस अकॉर्डिंग आप मेडिकेशन दे सकते हैं। जैसे अगर आपको डायरिया है तो आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन है तो अलग दवाइयां हैं, एब्डोमिनल पेन है तो अलग दवाइयां हैं, एंटीस्पास्मोडिक दे दो जैसे। फिर अगर डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से आईबी, जो आपका एस है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, उसके जो फीचर्स है वो और खराब हो सकते हैं, मतलब कि आपको सीवियरिटी आ सकती है, आपकी हालत और खराब हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है अगर आप डिप्रेशन एंजाइटी में है, पहले से इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है, फिर भी आप डिप्रेशन और एंजाइटी में है, तो उस कंडीशन में बहुत हालत खराब हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको एंटी डिप्रेसेंट वगैरह देना पड़ता है। तो ये मेडिकेशन है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। डायरिया हो रहा तो क्या देना, कॉन्स्टिपेशन हो रहा तो क्या देना, एब्डोमिनल पेन हो रहा तो क्या देना, और डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से अगर वो ज्यादा हालत खराब हो रही है तो क्या देना है। क्लियर? ये है आपका इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आपको दे रखा है क्रोनोथेरेपी। तो क्रोनोथेरेपी का क्या मतलब होता है? एक वर्ड समझिए, क्रोनोफार्माकोलॉजी, जो आप पहले भी लेक्चर में समझ चुके हैं। क्रोनोफार्माकोलॉजी का मतलब होता है दवाई को सही टाइम पे लेना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी पूरी बॉडी का एक सर्काडियन रिदम होता है, एक बायोलॉजिकल साइकिल होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, 8 बजे के बाद मैं 9 बजे से लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ, 9 से 12 या 1 बजे तक लेक्चर चलता है। लेक्चर के बाद मैं एडिटिंग करता हूँ, फिर अपलोडिंग करता हूँ, फिर उसके बाद अगले नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, फिर रात को 11-12 बजे तक ये सारा काम चलता है, फिर मैं सो जाता हूँ, फिर मैं उठ जाता हूँ। तो ये जो मेरी पूरी साइकिल है, ये जो मेरा पूरा रूटीन है, ये एक तरह से फिक्स हो चुका है। बायोलॉजिकल साइकिल मेरी फिक्स हो चुकी है, सर्काडियन रिदम मेरी फिक्स हो चुकी है। अब पता है क्या होता है? जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरी बॉडी में नेचुरली सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है मेरी बॉडी में। जनरली नेचुरली सुबह सुबह क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। और मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसको टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि रात को सोते टाइम ये टेबलेट ले लेना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की। क्यों? क्योंकि जब वो टेबलेट लेगा रात को सोते टाइम, जैसे मैं पेशेंट हूँ, मैं टेबलेट ले रहा हूँ, ध्यान से देखना मेरे को, एक सेकेंड। ये टैबलेट है, ये टैबलेट मैं ले रहा हूँ, ये टैबलेट टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती है। सोते टाइम मैंने ले ली, है ना, अब ये असर करेगी, अब मैं सोऊंगा उसके बाद ये असर करेगी, तो ये क्या करेगी? टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाएगी। और जनरली सुबह सुबह मेरी बॉडी में भी क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, तो ये भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाएगी। और मेरी बॉडी में जनरली सुबह सुबह भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है,
तो इस कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा और मेरी बॉडी की सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो मतलब समय के साथ दो, जो नेचुरल हो रहा है उसके साथ दो, दवाई एक सही टाइम पे लो। आपको यहाँ पर क्रोनोथेरेपी में कई तरह की डिजीज के बारे में पूछा गया है, जैसे आपकी हार्ट डिजीज हो गई, अल्सर हो गया, यहाँ पे लिखा है ना, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, अस्थमा, पेप्टिक अल्सर, इन सभी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, क्रोनोथेरेपी मीन्स गिविंग मेडिसिन एट दैट टाइम, एट दैट राइट टाइम ऑफ द डे टू मेक इट वर्क बेटर एंड हैव फ्यूअर साइड इफेक्ट। समय के उस टाइम पर मेडिसिन को देना जब उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आ सकता है और साइड इफेक्ट बहुत कम आने के चांसेस है। जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो कभी भी आपने देखा होगा तो अर्ली मॉर्निंग में सुबह 4-5 बजे, 4 से 6 बजे के बीच में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोते सोते चले गए, एकदम सुबह सुबह चले गए, सुबह सुबह हार्ट अटैक आ गया, चिल्लाए जोर जोर से सुबह सुबह ही क्यों हो रहा है? क्योंकि सुबह सुबह 4 से 6 बजे के बीच में जब इंसान सो रहा होता है तो एकदम नेचुरली उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ना स्टार्ट होता है। इसलिए बीपी के पेशेंट्स को कहा जाता है कि रात को सोते टाइम ये दवाई लेकर सो, ताकि सुबह सुबह ब्लड प्रेशर एकदम तेज बढ़े तो आपका हार्ट ना उड़ा के ले जाए, आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। समझ में आया? तो दवाई को सही टाइम पर देना ताकि उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आए और उसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम आए, उसे कहेंगे क्रोनोथेरेपी। बिकॉज अवर बॉडी हैज अ नेचुरल क्लॉक, जिसे कहते हैं सर्काडियन रिथम। डिफरेंट बॉडी फंक्शन वर्क डिफरेंटली इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। मॉर्निंग में कुछ अलग सिक्रेट हो रहा है, नाइट में कुछ अलग सिक्रेट हो रहा है, आफ्टरनून में कुछ अलग सिक्रेट हो रहा है। तो जो जब सिक्रेट हो रहा है उसका इफेक्ट और बढ़ाने के लिए उस समय आप दवाइयां दे सकते हैं। क्लियर? क्यों जरूरी है? देखो आपको लिखा है ना, ब्लड प्रेशर इज हाई इन द अर्ली मॉर्निंग, तो आप बीपी की दवाइयां दे दो बीपी सही करने की। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले एक एक करके समझाता हूँ। आपको सिलेबस में दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ क्रोनोथेरेपी इन वेरियस डिजीजेस, जैसे कि आपको कार्डियोवेस्कुलर डिजीज दे रखा है, डायबिटीज दे रखा है, अस्थमा दे रखा है और पेप्टिक अल्सर दे रखा है। तो वन बाय वन सभी को समझते हैं। सबसे पहले कार्डियोवेस्कुलर डिजीज को समझते हैं। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज में कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। बीपी बढ़ना, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, दोनों ही हार्ट फेलियर हो गया है ना, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ये जितनी भी कंडीशंस मैंने बोली है ये सब हार्ट से रिलेटेड है। अब मान लीजिए मैं सो रहा हूँ, है ना, 1 बजे मैं सो गया, आराम से सो रहा हूँ, सो रहा हूँ, सुबह के 4 बज गए, सुबह के 4, 5, 6 बज रहे हैं। तो उस कंडीशन में पता है क्या होगा? मेरी बॉडी में नेचुरली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए। इसलिए जो भी हार्ट के पेशेंट होते हैं ना, उनको दवाई तो दी जाती है पर उनको बोला जाता है कि सोते टाइम इस दवाई को जरूर ले लेना, क्योंकि अगर सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ भी रहा है तो भी आपने तो पहले से दवाई ले ली है ना उसको कंट्रोल करने के लिए, तो आप बच जाओगे। तो सही दवाई को सही टाइम पे लेना, उसे कहते हैं क्रोनोथेरेपी, क्रोनोफार्माकोलॉजी, ताकि इफेक्ट अच्छा आए और साइड इफेक्ट सबसे कम हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कार्डियोवेस्कुलर अगर आपको डिजीजेज है तो आपको रात को सोते टाइम दवाई लेनी है। अगर आपको अस्थमा है ना तो आपको शाम को या रात को दवाई लेनी है, क्योंकि पता है क्या होता है, अस्थमा का पेशेंट है, दिन भर तो बहुत अच्छा है पर शाम होते होते पता है क्या होता है, उसके जो एल्वेलाई है, उसके जो ब्रोंकाई है, वो सब ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं। सुबह तो ऐसे थे एकदम प्रॉपर, हवा जा रही थी एकदम प्रॉपर, शाम होते होते ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाता है, इसमें इसमें म्यूकस का डिपोजिशन होने लग जाता है, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाता है। तो शाम होते होते, रात होते होते ये बिल्कुल बंद सा होने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्शन इसमें होने लग जाता है। तो जो भी दवाई होती है वो शाम को या रात को ले लो अस्थमा वाले पेशेंट, ताकि वो सही रह सके। फिर डायबिटीज, अब जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है और वो खाना खाने बैठा, तो कुछ दवाइयां तो ऐसी होती है जो खाना खाने से 30 मिनट पहले ले लेते पेशेंट। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो खाना खाने से जस्ट पहले लेते हैं पेशेंट। क्यों लेते हैं? क्योंकि जब आप खाना खाने वाले हो ना, एक तो पहले ही आपको डायबिटीज है, आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल पहले ही ज्यादा है, और अगर आप खाना खाओगे और कार्बोहाइड्रेट बनेगा और बॉडी में ग्लूकोज बढ़ेगा तो आपको दिक्कत होगी ना। तो उस ग्लूकोज को बढ़ने से कम होने के लिए, देखो ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर कोई पेशेंट है, उसको पहले से डायबिटीज है, उसके बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल पहले से बढ़ा हुआ है, और अगर उसके सामने खाना रख दिया, पहले से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, अगर वो खाना खाएगा तो और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, मर भी सकता है, ये मौत हो सकती है, इसकी डेथ हो सकती है इसकी। तो इस कंडीशन में पता है क्या होता है, ये पेशेंट खाना खाने से पहले इंसुलिन ले लेता है, इंसुलिन की दवाइयां ले लेता है, डायबिटीज की दवाइयां ले लेता है, इंसुलिन ले लेता है। तो जब भी ये इंसुलिन लेता है तो इसकी बॉडी में इंसुलिन है। अब अगर ये खाना खाएगा तो भी इंसुलिन जो है उस ग्लूकोज को ब्लड में से सेल में पहुंचा देगा। क्या कर देगा? ब्लड में से सेल में पहुंचा देगा।
तो मतलब कि सही दवाई को सही टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए मेरे खाना सामने रखा हुआ है और मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, अब खाना खाने के बाद तो गोली नहीं लूँगा ना, ऊपर ही पहुँच जाऊँगा, क्या गोली लूँगा? तो सही दवाई को सही टाइम पे लेना बेहद ज़रूरी है। क्लियर? उसके बाद है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर पता है कब होता है? जैसे मैं मान लीजिए ओवर ईटिंग करके, मस्त स्पाइसी फूड था, मस्त ऑयली फूड था, तो मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली। पहला फूड स्पाइसी था, ऑयली था, ऊपर से मैंने क्या करा, ओवर ईटिंग कर ली और फिर मैंने पानी भी नहीं पिया। अब मैंने स्पाइसी फूड खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, पानी भी नहीं पिया, तो रात को पता है क्या होगा? एसिडिटी होएगी, बहुत भयंकर एसिडिटी, बहुत भयंकर। और ये एसिड है ना, इस तरह से ऊपर आने को कोशिश करेगा, ऊपर आने की पूरी तरह से जला देगा पूरा। ये हार्ट बर्न की कंडीशन हो जाती है, चेस्ट में पेन होने लग जाएगा, ये पूरी तरह से ये जो है चेस्ट पेन हो जाएगा, हार्ट बर्न हो जाएगा, एसिड रिफ्लक्स हो जाएगा। इस कंडीशन में जीईआरडी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, अल्सर ही अल्सर हो सकते हैं, छाली छाले घाव ही घाव हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो सोने से पहले, अब मुझे अगर सही रहना है तो सोने से पहले मैं दवाई ले लूंगा। मुझे पता है कि आज तो मैंने बहुत ज्यादा ऑयली खाया, स्पाइसी खाया, आज तो मैंने पानी भी नहीं पिया और आज मैंने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग भी कर ली। एक काम करता हूँ, टेबलेट लेके सो जाता हूँ। अगर टेबलेट ले लूंगा तो हो सकता है स्टमक का एसिड कंट्रोल रहे, अगर टेबलेट नहीं लूंगा तो फिर तो भैया एसिड रिफ्लक्स होगा ही सही। तो सही दवाइयों को कब कब लेना है वो टाइम लिखा है, और किस किस बीमारी में लेना है वो लिखा है आपके सिलेबस में। आपको 4 दे रखी है ना, कार्डियोवेस्कुलर एस्थमा, डायबिटीज और पेप्टिक अल्सर, उसी के लिए लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर सारी थ्योरी भी लिखी है, मैंने लिखा है। देखो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नेचुरली सुबह सुबह 4 से 6 के बीच में बढ़ जाता है ना? क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं इस टाइम पे, जैसे कोर्टिसोल हो गया, एड्रेनालिन हो गया, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सोते टाइम गोली लेकर सोएंगे, सीधी सी बात है। कौन कौन सी ले सकते हैं हम? एस इनहिबिटर ले सकते हैं, है ना? और हम ए आर बी मतलब एंजियोटेंसिन सेकंड का जो रिसेप्टर है उसका ब्लॉकर ले सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले सकते हैं, बीटा ब्लॉकर ले सकते हैं, और वो एसीई मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का इनहिबिटर ले सकते हैं। सब आपने पढ़ा हुआ है ये। अस्थमा में क्या होता है पता ही है आपको। तो कौन कौन सी टेबलेट आप ले सकते हैं, जैसे आप साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालीन, है ना, साल्मेट्रोल, कई तरह की टेबलेट्स ले सकते हैं, थियोफाइलिन वगैरह वगैरह। फिर डायबिटीज हो रहा है तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं मेटफॉर्मिन देख सकते हैं, ग्लिम्पेराइड देख सकते हैं, ग्लिपिजाइड देख सकते हैं, कई तरह की टेबलेट आपको दे रखी है। फिर पेप्टिक अल्सर हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर में आपने पढ़ा था ना, H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, प्रोटोन पंप इनिबिटर, मेडिकेम में पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं प्रोटोन पंप इनिबिटर में आप ओमेप्राजोल, पेंटाप्रोजोल ले सकते हैं। H2 ब्लॉकर में आप रेनिटिडिन, फ्लोमेटोडिन ले सकते हैं। रेनिटिडिन हो गया, सिमिटिडिन हो गया, फेमिटिडिन हो गया, ठीक है, ओमेप्राजोल हो गया, पेंटाप्रोजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया, कई तरह की टेबलेट्स है। तो ये आपके एम फार्मेसी की एडवांस फार्माकोलॉजी सेकंड की यूनिट 4 हमने कंप्लीटली कवर कर ली है। देखिए इससे अलावा जो भी टॉपिक थे ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एंटी अल्सर, एंटीमेटिक, एंटी डायरियल, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ड्रग यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन, ड्रग यूज फॉर डायरिया, ये जो एंटी डायरियल है, कॉन्स्टिपेशन के लिए एंटी अल्सर है, एंटीमेटिक है, सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। फिर आज हमने प्रोकाइनेटिक, आईबीएस और एप्लीकेशन ऑफ क्रोनोथेरेपी कंप्लीट किया है, जिसमें हमने देखा कार्डियोवेस्कुलर, डायबिटीज, अस्थमा और पेप्टिक अल्सर। बाकी ये इंट्रोडक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ एडवांस फार्माकोलॉजी सेकंड, एम फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर को हमने यूनिट 4 तक कंप्लीटली कवर कर लिया है। अब सिर्फ एक यूनिट यहाँ पर रह चुकी है, यूनिट 5, उसको भी कंप्लीट करके एडवांस फार्माकोलॉजी सेकंड को कंप्लीट कर देंगे। ये सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन पे। तो आप जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन, और ऐसे ही लेक्चर के लिए, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, जय श्री राम, थैंक यू।